दोस्तों आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में। मैं हूं कविराज। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 10 सोशल साइंस का मस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों ऑलरेडी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैंने भी आप लोगों को बताया है, लेकिन उस वीडियो में जो है मैं आप लोगों को आंसर नहीं दिया था, उत्तर मैंने आपको नहीं बताया था। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है जो भी मैं आपको VVI मस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, साथ ही उसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखकर जाइएगा। दोस्तों आप लोग 100% इतना श्योर हो जाइए कि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही सारे क्वेश्चन में से जो है कई सारे क्वेश्चन आपकी बोर्ड की परीक्षा में टच होंगे, यानी कि 19 क्वेश्चन आपका कंफर्म है कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। और इसमें कि आपको 13 सवालों का ही जवाब देना है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सोशल साइंस का मस्ट VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसको अच्छे से जो है कॉपी में नोट कर लीजिए, या उसको अच्छे से जो है एग्जाम से पहले इसको अच्छे से रिवीजन आप लोगों को कर लेना है, तभी आपको 100 में 100 मार्क्स आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों रिवीजन नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादा जो है पछताओगे फिर बाद में। तो इसलिए दोस्तों आप लोग जो है इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि रीडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1890 के दशक में पशुओं में फैलने वाली संक्रमित बीमारी को रीडर पेस्ट कहते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को आंसर देना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर कहता है कि समूह 77 यानी कि G77 से आपका क्या तात्पर्य है। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं हमारे स्क्रीन पर, ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा बदल कर भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे ये भी क्वेश्चन ऐसा कहेगा कि G77 यानी कि समूह 77 से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपको देना है कि उत्तर में लिखना है कि 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं की देश प्रगति से कोई लाभ नहीं हुआ है, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बना लिया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप लोगों को उत्तर लिख देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि गिरमिटिया मजदूर का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि गिरमिटिया मजदूर एक तरह की कछुआ मजदूर होते हैं जो एक समझौते द्वारा मालिक रखता है, जिसका एक निश्चित समय के लिए होता है तथा एक नए देश में काम के लिए लागू होता है। इस प्रकार से आप लोगों को उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है कि आयात शुल्क क्या है। देखिए दोस्तों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर देना है कि किसी दूसरे देश से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क आयात शुल्क कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5वां नंबर कि 1929 की महामंदी, जरा ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन 5 नंबर है आपको इसको अच्छे से रिविज़न करना है, याद कर लेना है। 1929 की महामंदी का बंगाल के प्रश्न पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे होगा पटसन, ठीक है। यहाँ पे आपको पटसन यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे सिर्फ टाइपिंग में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे बता देता हूँ, अच्छे से आप लोग जो है इसको कर लीजिएगा कि 1929 की महामंदी में बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर लिख देना इस तरह से कि 1929 की महामंदी के कारण बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोग बिल्कुल तबाह हो गए। पटसन की कीमतों में काफ़ी गिरावट आ गई, जिसके परिणाम हुआ कर्ज में दबे चले गए, ठीक है। इस प्रकार आप लोगों को आंसर जो है लिख देना है। साथ ही दोस्तों आप एग्ज़ाम में आंसर लिखते समय शब्द सीमा का भी ध्यान रखेंगे। शब्द सीमा अगर नहीं देते हैं तो आपकी जो है नंबर में जो है कटौती हो सकती है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप लोगों को जो है शब्द सीमा पर भी ध्यान आप लोगों को देना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि हाथ से बुने हुए वस्त्र की 2 प्रमुख विशेषता बताइए। तो 2 प्रमुख विशेषता पूछा गया है। तो पहला विशेषता आप लोगों ने कहा कि हाथ से बने हुए वस्त्र काफ़ी पसंदीदा और डिज़ाइन युक्त होता था, और दूसरा लिख देना है कि बाज़ारों में इसकी मांग बढ़ने पर अक्सर डिज़ाइन को अलग अलग चीज़ों से बुना जाता था। इस प्रकार से आपको 2 जो है विशेषता बता देनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर है कि 16वीं सदी की दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका क्या मतलब है, व्याख्या करें। तो इसके बारे में आपको बताना है कि 16वीं सदी की जो दुनिया है वो सिकुड़ने क्यों लगी थी, इसके बारे में आपको पूरी तरह से संक्षेप के रूप में जो है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है दोस्तों कि 16वीं सदी की दुनिया सिकुड़ने लगी थी, इसका निम्न कारण इस प्रकार है। देखिए यहाँ पे शुक्रिया लिखा गया है, तो यहाँ पे होगा आपका सिकुड़ने लगी थी, ठीक है। तो इसका आंसर आपको जो है इस प्रकार दिया गया है।
आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना है। तो पहला पॉइंट में लिखना है कि संसार के विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच पारस्परिक संबंधों में वृद्धि, ठीक है। उसके बाद दूसरा लिखना है कि 16वीं सदी के पहले तक विभिन्न महाद्वीपों के लोगों के बीच अंतर संबंध, व्यापार और व्यवसाय का अभाव था, ठीक है। अगला फिर लिख देना है तीसरा पॉइंट में कि 16वीं सदी में ही व्यापार, व्यवसाय, संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ और लोगों की आबादी बढ़ी, ठीक है। तो ये वाला जो है आपका तीसरा पॉइंट आपको इस तरीके से जो है 3 पॉइंट में आपको दर्शा देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो चलिए दोस्तों इसका मैं आंसर बता देता हूँ आपको किस तरीके से लिखना है। आंसर इस प्रकार लिखना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी या मंदी का प्रभाव इस प्रकार है, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देना है, इस महामंदी के काल में भारत के आयात और निर्यात पर काफ़ी कमी आई, ठीक है। इसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना है कि इस महामंदी का बंगाल के पटसन पैदा करने वाले लोगों पर विशेष रूप से बड़ा विनाशकारी प्रभाव पड़ा। पटसन की कीमत की गिरावट से वह कर्ज में चले गए। तीसरा पॉइंट लिखना है कि छोटे छोटे किसान भी इस बर्बादी से ना बच सका, उनकी आर्थिक दशा खराब होती जा रही थी, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए पटसन की खेती में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने से वो कर्ज में चले गए, साथ ही दोस्तों जो छोटे छोटे किसान थे वो भी बर्बाद हो गए ना। तो देखिए इसका अगला जो पॉइंट आपको लिख देना है, अगला पॉइंट इस प्रकार आपको देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इस आर्थिक मंदी का सीधा परिणाम था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र और शांति का क्षेत्र बन चुके थे, यानी अशांति का क्षेत्र जो है यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शांति का क्षेत्र बन चुका था जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ऐसे में आर्थिक पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो देखिए दोस्तों 9वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया कि महामंदी के कारणों की व्याख्या करें, तो आपको जो है इस प्रकार लिखना है आंसर कि औद्योगिक क्रांति के कारण चीज़ों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन के कारण पैदा हुआ था, यानी कि महामंदी जो है पैदा हुआ था। तथा जो है आपको लिख देना है कि तथा भंडारण ज़्यादा होने की वजह से जो है खरीदार कम होते गए, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको देना है कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण यूरोप के देश इतने बर्बाद हो गए थे कि वह अमेरिका से माल आयात करने की अवस्था में ना थे। उसके बाद लिख देना पॉइंट में कि जब तैयार माल को कोई खरीदार नहीं रहा तो वहाँ कारखाने बंद हो गए तथा हजारों मजदूर बेरोजगार हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपको पॉइंट देना है। और अगला पॉइंट में लिखना है कि जब कारखाने बंद हो गए तो किसानों की पैदावार का भी कोई खरीदार ना रहा, इस तरीके से किसान भी हानि में गए, यानी कि हानि हुई, किसान की भी हानि हुई। इस प्रकार से आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको जो है आंसर बताना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोगों ने मॉडल पेपर में भी देखा होगा कि G77 क्या है। G77 के ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया किस आधार पर कहा जा सकता है, व्याख्या करें। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिखना है कि G77 विकासशील देशों का एक समूह था जिन्हें 1944 में होने वाली ब्रिटेन वुड्स की सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ न हुआ, इसलिए वे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली की मांग करने लगे थे। ब्रिटेन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकासशील देशों का ही दबदबा था, इसलिए उन्हें विकासशील देशों को कोई विशेष लाभ न हुआ। इसलिए इन ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान की प्रतिक्रिया के रूप में, ठीक है, विकासशील देशों के G77 नामक देशों में नई आर्थिक प्रणाली की मांग कर डाली ताकि उनके अपने आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके। जैसे कि आर्थिक उद्देश्य पूरे हो सके का जो कुछ पॉइंट था वो मैं भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपको इसी तरह से दर्शाना है कि विकास के लिए जो है आर्थिक सहायता मिल सके और उन्हें कच्चे माल के सही दाम मिल सके, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको दर्शाना है। और भी आपको पॉइंट में दर्शाना है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको और एक पॉइंट दर्शाया है कि उन्हें अपने तैयार मानव के लिए विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए जगह मिल सके, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से जो है याद कर लेना है, रिवीजन कर लेना है। इसको आंसर इस प्रकार देना है कि जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई गई इस मशीन में कताई की प्रक्रिया तेज कर दी गई और मजदूरों की मांग घटा दी।
एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलीफ से को घुमा देता था, यानी कि तकलीफ यानी कि वो जो पहिया था उनको घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनते थे। इस मशीन को स्पिनिंग जेनी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना ही सब्जेक्टिव वाला का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। 12वां नंबर है कि 19वीं सदी में एकाएक किस तरह से शहरी हस्त उद्योग बुरी तरह से समाप्त हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि 19वीं सदी में जो है एकाएक यानी कि अचानक जो है शहरी क्षेत्र जो है पूरी तरह से समाप्त हो गया था। क्यों कैसे समाप्त हुआ तो इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर लिख देना है कि अंग्रेज लोग बहुत से मशीनों द्वारा निर्मित माल भारत लाए थे। ब्रिटिश माल गुणवत्ता में अच्छा था तथा साथ ही आकर्षित सस्ता था। भारतीय हस्तकला उसके जी ठीक है आगे लिखना है इसके आगे नहीं रह सकती थी। इसी कारण से भारतीय वस्त्र उद्योग पतन के मार्ग पर चल पड़ा। तो इस तरीके से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, काफ़ी बीबीआई क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है कि औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति जो है हम उस क्रांति को कहते हैं जिसमें 18वीं शताब्दी में उत्पादन की तकनीक और संगठन में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यह परिवर्तन इतनी तेजी से आए और इतने प्रभावशाली थे कि उन्हें क्रांति का नाम दिया गया। इस क्रांति ने घरेलू उद्योग धंधे के स्थान पर फैक्ट्री सिस्टम को जन्म दिया तथा कारीगरों के हाथों के स्थान पर मशीनों से होने लगा और छोटे कार्यक्रम का स्थान पर उद्योगपति ने ले लिया। यानी कि यहाँ पे जो है छोटे कारीगरों का स्थान पर जो है यहाँ पे कार्यक्रम के जगह में कारीगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पे जो है आपको लिखना है कारीगर का स्थान पर उद्योगपति ने ले लिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन को चलते 14 नंबर यहाँ पे पूछा गया है कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी का इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो स्पिनिंग जेनी का जो मशीन का जो विरोध हुआ था इसके बारे में आपको बताना है कि बहुत सारे मजदूर जो है उसके खिलाफ आंदोलन क्यों किए थे। ठीक है, चलिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि यह मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का काम कर लेते थे तथा उत्पादन बढ़ा, लेकिन कई मजदूर अपने कामों से हाथ धो बैठे और बेरोजगारी के कारण मजदूर स्पिनिंग जेनी की अच्छी नज़र से नहीं देखते थे तथा इन्हीं कारणों की वजह से जो है मजदूर स्पिनिंग जेनी के इस्तेमाल का विरोध करने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उसके मन में डर सताने लगा कि बेरोजगार हो जाएंगे तो मेरा जो है दैनिक स्थिति कैसी रहेगी, मेरा आर्थिक क्रियाकलाप कैसा रहेगा, हम परिवार की जो है सुरक्षा कैसे करेंगे, उनका भरण पोषण करेंगे। ऐसी स्थिति में जो है उन पर जो है कई सारे सवाल उनके मन में चलने लगा। तो ऐसे कारणों से जो है स्पिनिंग जेनी मशीनों का इस्तेमाल कर वो जो है विरोध करने लगे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए, व्याख्या किए। तो इसका आंसर आपको लिखना है कि स्पिनिंग जेनी मशीन आने के बाद उनकी कताई की प्रक्रिया में बहुत तेज़ी आई। स्पिनिंग जेनी मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का कार्य कर लेती थी तथा मजदूरों की मांग घटने लगी। बेरोजगारी की समस्या को देखकर मजदूर वर्ग काफ़ी घबरा गए। कई सारे मजदूर, ध्यान दीजिएगा, इन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट आपको लिख देना है, आपको टॉपिक को चेंज नहीं करना है। ठीक है, आगे लिखना है कि कई सारे मजदूर बेरोजगार हो गए और जो औरत हाथ से उनकी कताई करती थी उन्हें काम से हटाया गया और इन्हीं कारणों की वजह से जो है, ठीक है, इन्हीं कारणों की वजह से जो महिला कामगारों ने जो है स्पिनिंग जेनी की मशीनों पर हमले किए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुँच गया, कारण बताइए। तो क्यों हाशिए पर पहुँच गया था इसका कारण आपको बताना है 18वीं सदी के उपरांत में। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। आपको इसी प्रकार आप लोगों को एग्जाम में लिखना है, इसको अच्छे से रिवीजन करके आप एग्जाम में शामिल होंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन इसका आंसर देना है आप लोगों को इस प्रकार कि 18वीं सदी के अंत तक जो है यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। पहले उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह की आयतें हासिल की और इसके बाद उन्हें व्यापार की जिम्मेदारी अधिकार प्राप्त किए तथा व्यापार यूरोपीय कंपनियों के नियंत्रण में था। पुराना बंदरगाह की जगह नए बंदरगाह को बढ़ता महत्व औपनिवेशिक, औपनिवेशिक सत्ता की बढ़ती ताकत का संकेत था। इन्हीं कारणों की वजह से
सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गए। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्तों की नियुक्ति किया था, कारण बताइए। तो यहाँ पे जो है गुमास्तों की नियुक्ति क्यों किया था इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसकी जो है कुछ पॉइंट के अनुसार आपको आंसर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने जिस तरीके से बताया है कि निम्नलिखित 3 कारण इस प्रकार है। तो क्या क्या कारण मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिखना है कि वह बुनकरों को कर देते थे ताकि वे किसी और व्यापारी को अपना माल तैयार करके ना दे सके। दूसरा पॉइंट लिखना है कि वही बुनकरों से तैयार किए हुए माल को इकट्ठा करते थे। और तीसरा पॉइंट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पे लिखना है कि वे बने हुए सामान विशेषकर बुने हुए कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करते थे। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नए उपभोक्ता पैदा करने वाले विज्ञापन, या जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन जो है काफ़ी घुमा कर भी पूछा गया है और ऐसे में जो है यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बदल कर पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो इसको अच्छे से आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि नए उपभोक्ता पैदा करने वाले विज्ञापन मदद करता है कैसे, कारण बताइए। तो किस प्रकार जो है यह मदद जो है करती है विज्ञापन, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, आपको आंसर इस प्रकार लिख देना है कि नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका विज्ञापनों का है। जब नई चीज़ें बनती है तो लोग उन्हें खरीदने के लिए प्रेरित भी करना पड़ता है। लोगों को जो है जैसे जैसे कि नया चीज़ उत्पन्न हुआ, ठीक है, नया चीज़ जैसे बन के मार्केट में आया तो उसके लिए विज्ञापन जो है लोगों को आकर्षित करता है। तो ठीक है, तो आपको आगे यहाँ पे लिख देना है कि लोगों को जो है लगना चाहिए कि उन्हें उस उत्पाद की जो है ज़रूरत है। जैसे कि हम जानते हैं कि विज्ञापन विभिन्न उत्पादों को ज़रूरी और वांछित बना देते हैं, जो लोग उसके और आकर्षित होने लगते हैं। ऐसे में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उस उत्पादन का उपभोक्ता बन जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि पहले विश्व युद्ध में जो है भारत का औद्योगिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा था। तो क्यों बढ़ा था इसका कारण भी आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर मैंने इस प्रकार दिया है कि इसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार है या इसके निम्न कारण इस प्रकार है। इस प्रकार से भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट में दर्शाया हूँ, इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए पहला पॉइंट आपको देना है कि प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन उलझ गया था और वह भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर पा रहा था। उसके बाद पॉइंट देना है दूसरा कि इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीज़ें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई। भारत को एक विशाल देसी बाजार मिलने थे, अतिरिक्त उपयोग लाए गए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको देना है। और अगला पॉइंट के अनुसार आपको इस प्रकार देना है कि विश्व युद्ध के कारण जो है भारत के पुराने कारखानों के साथ साथ बहुत सारे नए कारखाने खुल गए, जिससे उद्योगपति को ही नहीं बल्कि मजदूरों और कार्यकर्ताओं की भी चांदी हो गई। यानी कार्यकर्ताओं और मजदूरों की जो है दिहाड़ी जो है बढ़ गई, यानी उसका जो दिहाड़ी था, ठीक है, उसकी जो है बढ़ोतरी हुई। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि खनिज क्या है। देखिए ये जो है खनिज क्या है इसके बारे में आपको बताना है कि खनिज जो है प्राकृतिक रासायनिक यौगिक है जो कि भूगर्भ में पाई जाती है, यानी कि भूमि के अंदर जो है पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, क्यों। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर इस प्रकार देना है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय या एक गर्म देश है, इसलिए यहाँ सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता अधिक संभावना है। अगला पॉइंट में देना है कि सूर्य का प्रकाश प्राकृतिक का एक मुफ्त उपहार है, इसलिए इसे जो है विद्युत में बदलना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको इस प्रकार देना है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि ऊर्जा के स्रोत को एक बार उपयोग करके दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, वही सौर ऊर्जा को बार बार उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है कि भारत में जो है सौर ऊर्जा का भविष्य जो है उज्जवल कैसे है, इस प्रकार से आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमें खनिजों की संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए इसका आंसर इस प्रकार आपको देना है कि खनिजों को एक बार उपयोग करने के बाद उसे दोबारा नहीं पाया जा सकता है, खनिजों का दुरुपयोग किया गया है। ठीक है, तो उनसे आने वाली पीढ़ियां
को दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं भविष्य में उनको जो है दिक्कतें हो सकती है, इसलिए खनिजों का संरक्षण करना काफ़ी आवश्यक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि गहन कृषि क्या है। देखिए दोस्तों, भूगोल का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो नंबरिया क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और इस बार आने वाला है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि गहन कृषि क्या है, तो आपको आंसर इस प्रकार देना है कि वह खेती जिसमें अधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम का अधिक मात्रा में विनियोग किया जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर गहन कृषि का लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो आंसर इस प्रकार देना है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां, उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट आपको थोड़ा सा जो है लिख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि चावल के लिए जो है उष्णकटिबंधीय या आदर्श जलवायु बहुत ही अनुकूल होती है, तो यहाँ पे आपको उष्णकटिबंधीय लिख देना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखना है कि इसके लिए औसत वार्षिक वर्षा जो है 100 सेमी से अधिक और तापमान 24 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद लिख देना है कि चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी की की जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आगे आपको लिखना है कि चावल की खेती के लिए जो है दोमट मिट्टी की जो है आवश्यकता होती है, जिसमें काफ़ी समय तक पानी को इकट्ठा रखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है बोलकर आपको बता रहा हूँ कि इस पॉइंट में आपको इस प्रकार लिख देना है कि चावल की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें काफ़ी समय तक काफ़ी समय तक जो है पानी को इकट्ठा रखा जा सके, इस प्रकार आपको देना है। उसके बाद चौथा पॉइंट में लिख देना है कि कहाँ पर इसका जो है खेती की जाती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ हूँ, चावल जो है अधिकतर जो है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में जो है उगाया जाता है। इस प्रकार से आपको जो है आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो उसी प्रकार आपको देना है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। उसके बाद पहला पॉइंट लिख देना है कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंध ही फसल है, इसके लिए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट में लिख देना है कि गेहूं की खेती के लिए दमोट मिट्टी का होना आवश्यक है तथा पर्याप्त नमी और ठंडा मौसम होना चाहिए। तीसरा पॉइंट में देना है कि इसके लिए जो है 50 से 75 सेमी वर्षा की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको लिख देना है कि गेहूँ अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, और बिहार आदि के क्षेत्रों में उगाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, एक पेय फसल के बारे में पूछा गया है। आप लोगों को मालूम होगा कि एक पेय फसल कौन है, चाय की खेती। ठीक है, तो ये एक पेय फसल है, तो उसके बारे में बताना है कि चाय की खेती की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं तो किस तरीके से उसकी परिस्थितियाँ हैं, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार आंसर देना है कि चाय पेय फसल है, उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्न है। तो पहला पॉइंट देना है कि इसकी कृषि जो है, कृषि हेतु लेटराइट मिट्टी वाली ढालू भूमि उत्तम होती है, यानी कि ढालू नुमा जो है भूमि का जो है प्रयोग किया जाता है, जैसे कि पठारों क्षेत्र में इसका जो है खेती अधिकतर किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट भी लिख देना है कि इसके लिए जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख देना है कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र उपयुक्त होता है, यानी कि यहाँ चाय की खेती करने के लिए जो है इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होने चाहिए। वहाँ पर जो है झिमिर झिमिर वर्षा, यानी कि नहीं होता कि वर्षा होते हैं फिर धूप आ गया, फिर वर्षा हुआ, फिर धूप, ऐसे मतलब तापमान होना चाहिए। ठीक है, यानी कि लेटराइट मिट्टी होनी चाहिए, जो कि ढालू नुमा खेतों में इसका जो है खेती की जाती है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग जो है एक बार रिवीजन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। तो देखिए दोस्तों, इसका आंसर इस प्रकार देना है कि निम्न प्रभाव इस प्रकार है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला जो है पॉइंट में देना है कि भारत में निर्वाह कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान उसी फसल के उत्पादन पर बल देता है जिससे उसे अधिकतम जो है लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है, पहला पॉइंट लिख दिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट में आपको इस प्रकार देना है कि कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए
आधुनिक कृषि यंत्रों तथा नई तकनीकों का प्रयोग होने लगा है, जिससे फसलों का उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। तीसरा पॉइंट लिख देना है कि वैश्वीकरण से भारत के कई कृषि उत्पादन या उत्पाद के निर्यात में वृद्धि हुई है। चौथा लिख देना है कि किसानों को अपने उत्पादन का पहले से ही अधिक मूल्य प्राप्त होने लगा है। इस प्रकार से जो है आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इसको इस तरह से रिवीजन आप लोग कर लेना है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों के कोई 2 कार्य लिखे। तो राजनीतिक दल के कोई 2 कार्य आप लोगों को बताना है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ, इसी को मैं आपको समझा देता हूँ कि पहला पॉइंट लिख देना है कि सत्ताधारी सरकार का निर्माण करते हैं और जन कल्याण के कार्यों को जनता तक पहुँच जाते हैं या पहुँचाते हैं। इस प्रकार से आपको पहला पॉइंट देना है। दूसरा लिख देना है कि विरोधी दल सरकार की नीतियों की आलोचना करके उसे सेवा कार्यों में लिप्त हो रहने के लिए मजबूर कर देते हैं। इस प्रकार से आपको 2 पॉइंट जो है राजनीतिक दलों का लिख देना है, 2 कार्य आपको बता देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, इसके बदले में आपको ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल से क्या समझते हैं, राजनीतिक दल क्या है। तो आपको जो है इसी प्रकार से आंसर देना है जो कि मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, आपको इस प्रकार देना है कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों के समूह को कहते हैं जो एक जैसे विचार रखते हैं, देश की समस्याओं पर एक मत होते हैं और देश की सत्ता पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। उनकी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाने, चुनाव लड़ने, संविधान बनाने तथा सरकार का गठन और संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर जो है राजनीतिक दल का अर्थ के बारे में आपको बता देना है, या राजनीतिक दल क्या है इसके बारे में आपको इसी तरह से जो है आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि राजनीतिक दल के कार्य क्या हैं। तो किन्हीं 4 कारणों का वर्णन करना है, किन्हीं जो है 4 कारण आपको बता देना है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, राजनीतिक दल के कार्य के बारे में, जो कि पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया था। तो ठीक उसी प्रकार आपको भी आंसर इसमें यहाँ पे लिख देना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो है एक और अथवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों क्वेश्चन का अर्थ जो है एक ही है, लेकिन भाषा इसका अलग अलग है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन अथवा में इस तरीके से दे सकता है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की किन्हीं 4 भूमिका का चर्चा करें। तो यहाँ पे भूमिका पूछा गया है या 4 कार्य पूछे जाएंगे या भूमिका पूछे जाएंगे या राजनीतिक दल का कार्य क्या है, सेम वही आपको आंसर भी देना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे उत्तर आंसर दिया है कि राजनीतिक दल के प्रमुख कार्य, तो पहला यहाँ पे लिखा मैंने बताया कि चुनाव लड़ना। देखिए, राजनीतिक दल के उम्मीदवारों का चयन दल के नेता द्वारा अथवा सदस्यों तथा समर्थकों द्वारा होता है। प्रत्येक राजनीतिक दल चुनाव जीतना चाहता है ताकि सत्ता प्राप्त कर सके। दूसरा पॉइंट देना है कि सरकार की नीतियों का दिशा निर्देश। तो इसमें लिख देना है कि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाता के सामने रखते हैं। जनता इसमें से अपनी पसंद की नीति को चुनती है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको देना है, क्योंकि 4 को पूछा गया है, 2 को मैंने आपका बताया। तीसरा में आपको लिख देना है कानून निर्माण। तो कानून निर्माण में आपको जो है इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देना है कि राजनीतिक दल कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कोई भी कानून विधायिका में ही तैयार होता है जिसमें राजनीतिक दल के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। उसके बाद आपको चौथा पॉइंट में दे देना है कि सरकार का संचालन, यानी कि सरकार किस तरीके से जो है गठन होता है, संचालन अपना जो है सुचारू रूप से करती है। तो उसके बारे में आपको जो है थोड़ा सा परिभाषा बताना है कि चुनाव में जिस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है वह सरकार का निर्माण करता है तथा अपनी नीतियों एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से जो है आपको 4 कार्य बता देना है, 4 को जो है आपको भूमिका बता देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं। तो इसके बारे में बताना है, क्या क्या चुनौतियाँ आती है ये आपको बताना है, ठीक है। देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताया हूँ कि आंतरिक लोकतंत्र का अभाव। तो आंतरिक लोकतंत्र का अभाव में सबसे पहले आपको लेना है कि राजनीतिक दलों में प्रायः आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है। इसका अभिप्राय जो है, यानी कि इसका जो मंतव्य है, उसका मंतव्य है कि राजनीतिक दल की संपूर्ण शक्ति
इसके सिर्फ नेताओं के हाथ में होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट आपको देना है चुनौतियों का, कि वंशवाद की चुनौतियाँ। देखिए दोस्तों, कई सारे आप लोगों ने देखा होगा कि अधिकतर जो है लोकतांत्रिक सरकार में जो है वंशवाद की जो है शासन व्यवस्था होती है, यानी कि अगर वो अगर यह नेता है तो उसका बेटा भी कहीं नेता दल में शामिल है। तो ऐसे में जो आप लोगों ने देखा होगा, तो इसका जो है परिभाषित इस प्रकार करना है कि अधिकांश देशों में नेताओं द्वारा अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सामान्य कार्यकर्ता नेता बनने का असर खत्म हो जाता है और अनुभवहीन सत्ता पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको लिख देना है पॉइंट में कि पैसा और बाहुबल का बढ़ता प्रभाव। देखिए होंगे दोस्तों, कई सारे जो है जब चुनाव का क्षेत्र होता है तभी जो है नेताओं के द्वारा जो है चुनाव खरीदने के लिए पैसे का प्रयोग करते हैं या बाहुबली का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपको इस प्रकार से परिभाषित करना है कि राजनीतिक पार्टियों का मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतना होता है, अतः इसके लिए वे पैसे और बाहुबल का प्रयोग करके पार्टी का गठन करते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला जो पॉइंट है काफ़ी बीबीआई है, इसको भूलिएगा नहीं और इसको अच्छे से आप लोगों को लिखना है कि जाति एवं संप्रदाय की बाध्यता। देखिए, कई दलों किसी का जाति या संप्रदाय का प्रभुत्व होता है, अपने सिद्धांतों को व्यापक जानधार तक ले जाने के लिए राजनीतिक दल इन तत्वों से छुटकारा पाने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से आपको जो है 4 पॉइंट में आपको आंसर दे देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। देखिए दोस्तों, इसी को जो है अथवा में मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा हूं और इसी को जो है ये दोनों अर्थ एक ही है दोनों क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन इसी का अथवा में है कि राजनीतिक दल अपना कामकाज बेहतर ढंग से करें, इसके लिए उन्हें मजबूत बनाने के लिए 4 सुझाव दें। तो 4 सुझाव बताना है, यानी कि उसको कैसे सुधारा जा सकता है। सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ आपको यहाँ पे भाषा सिर्फ अलग अलग यहाँ पे बताया गया है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है एक ही है। ठीक है, तो आपको इस आंसर इस प्रकार देना है कि राजनीतिक दलों के सुधार के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार है। तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसी तरह देना है आंसर। तो यहाँ पे पहला लिखना है कि नए कानून के अनुसार अपना दल बदलने वाले सांसद या विधायक को अपनी सीट भी गंवानी होगी और उन्हें जो है त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे लिख देना है त्याग पत्र। ठीक है, तो आपको जो है इस तरीके से पहला पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिख देना है कि चुनाव लड़ने वाले हर उम्मीदवार को अपनी संपत्ति का और अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों का विवरण या वितरण जो है एक शपथ पत्र के माध्यम से देना अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट आपको लिख देना है कि चुनाव आयोग ने एक आदेश के जरिए सभी दलों के लिए संगठित चुनाव करना और आयकर का रिटर्न भरना जरूरी कर दिया है। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिखना है कि राजनीतिक दल एक निश्चित अनुपात में महिलाओं को टिकट देकर दल के प्रमुख पदों पर भी औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार से दोस्तों आपको आंसर दे देना है कि राजनीतिक दलों को कैसे सुधारा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है। तो देखिए, लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ज़रूरत होता है, उसके बारे में आपको पूछा गया है और उसी का जो है आंसर मैं आपको बताऊंगा। आप लोगों को अच्छे से जो है इसको समझना है, अच्छे से आप लोगों को रिविज़न कर लेना है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आंसर आपको इस प्रकार देना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है क्योंकि इन बड़े दलों में एक व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोगों के समूह मिलकर। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन आपको इस प्रकार देना है और इसका जितना भी टॉपिकल चीज़ है उन सभी को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर मान के चलिए इसको अच्छे से आप लोग रिवीजन नहीं करते हैं और आधा अधूरा करके आप एग्जाम में शामिल होते हैं, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा कर दिया जाए तो आप लोग जो है उसमें फंस सकते हैं। ठीक है, देखिए इसको मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों है, तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों की ज़रूरत है क्योंकि इन बड़े देशों में एक व्यक्ति द्वारा शासन संभव नहीं है, इसलिए कई लोगों के समूह मिलकर शासन करते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को एक समूह के रूप में संगठित करने के लिए राजनीतिक दल की ज़रूरत होती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता के मतों द्वारा शासन का चुनाव होता है। इसके लिए एक देश को कई चुनाव विभाजित
किया जाता है। राजनीतिक दल चुनाव में बहुमत मिलने पर सरकार का गठन करते हैं। ठीक है, तो आगे आपको लिख देना है कि राजनीतिक दल एक विचारधारा के लोग सम्मिलित होते हैं जो चुनाव के बहुमत मिलने पर सरकार का गठन कर सत्ता को संभालती है। इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से रिवीजन करना है। देखिए इसका आंसर लिख देना है कि लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय है। देखिए यहाँ पे लोकतंत्र होगा, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग जो है क्लियर अच्छे से कर लेना और आप मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार आंसर देना है कि लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय ऐसी सरकार से है जो लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा चलाई जाती है। तो इस प्रकार से आपको आंसर दे देना है, आंसर आपका सटीक हो जाएगा और आपको आंसर इसका जो आंसर का अंक भी मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि लोकतांत्रिक सरकार के 2 गुण लिखें। तो 2 गुण के बारे में आपको बताना है। तो देखिए आंसर में आपको इस प्रकार लिखना है। पहला गुण कि यह सरकार लोगों द्वारा चुनी गई होती है, चुनाव में जो जीतता है वह अपनी सरकार बनाता है। ठीक है, दूसरा लिख देना है कि यह सरकार लोगों की होती है और लोगों के लिए कार्य करती है। तो ये आपका 2 पॉइंट में आपको आंसर देना है। 2 गुण पूछा गया था, 2 गुण मैं आप लोगों को बता दिया हूँ और इसी को जो है आप लोगों को आप बोर्ड की परीक्षा में लिख देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36 नंबर का है। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। तो देखिए इसका परिभाषा जो है यानी कि इसका आंसर इस प्रकार आपको लिखना है कि लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, लोगों द्वारा निर्मित सरकारें होती है, यह एक उत्तरदायी सरकार की आगे आपको लिख देना है कि स्थापना संभव बनाता है। ऐसी सरकार कायदे कानूनों को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। जिस दिन ऐसी सरकार का विधानमंडल में बहुमत समाप्त हो जाता है तो उसी दिन जो है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। सरकार जिम्मेदारी से काम करती है, अगर सरकार जिम्मेदारी से काम नहीं करती तो लोगों द्वारा उसे हटा दिया जाता है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 37 नंबर कि भारत को हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्यों कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि भारत एक विशाल देश है जिसमें बहुत बड़ी जनसंख्या है। पूरे देश के लोग किसी एक स्थान पर बैठकर कानून नहीं बना सकते या फैसले नहीं ले सकते। ऐसी स्थिति में भारत को अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाना ही हितकर होगा। लोग अपने गतिविधियों यानी कि प्रतिनिधियों को चुनते हैं जो कानून बनाते और फैसले लेते हैं, इसलिए भारत को अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों जो आंसर मैंने आपको बताया इसी प्रकार से आप लोगों को आंसर जो है बोर्ड की परीक्षा में लिखना है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जितने भी क्वेश्चंस का आंसर मैं बता रहा हूं, जितने भी वीवीआई क्वेश्चन बता रहा हूं, उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से जो आप लोगों को पढ़कर एग्जाम में जाना है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि लोकतंत्र की सफलता के किन्हीं चार जो है आवश्यक शर्तों का वर्णन करें। देखिए लोकतंत्र की जो सफलता है उनमें जो 4 आवश्यक शर्तें हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो है पॉइंट बाय पॉइंट आपको 4 को पॉइंट आपको बता देना है। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट लिख देना है कि लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने तथा अपनी पसंद की विकल्प मिलना चाहिए। दूसरा लिख देना है कि सरकार का गठन ऐसा होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों तथा नागरिक अधिकारों को मानते हुए कार्य करे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट लिख देना है कि लोकतांत्रिक अधिकार सिर्फ वोट देने, संगठन बनाने तथा चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि नागरिकों को कुछ सामाजिक तथा आर्थिक अधिकार भी मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा पॉइंट लिख देना है कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों को पर्याप्त महत्व देने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो है 4 पॉइंट आपको दर्शा देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा को परिभाषित करें। तो देखिए दोस्तों मुद्रा क्या है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, या मुद्रा क्या होता है, मुद्रा को परिभाषित करें या मुद्रा का परिभाषा दें। तो ऐसे में क्वेश्चन कहीं से किसी भी तरह से घुमा के पूछा जा सकता है, लेकिन आपको आंसर सटीक रूप से इसी तरह से देना है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए आंसर आपको इस तरह से देना है मुद्रा का कि साधारण शब्दों में मुद्रा का अर्थ धन,
दौलत जिसके इर्द गिर्द सारी आर्थिक गतिविधियां घूमती है, तो वो क्या होता है, मुद्रा कहलाती है। तो ऐसे में आपको आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन है कि बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है, इसके बारे में आपको इस प्रकार आंसर देना है कि बैंक अपने यहाँ जमा राशि पर जो ब्याज देते हैं उसे अधिक ब्याज दिए गए ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज तथा जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज में अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत होता है। तो ये इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। मैंने ऑफलाइन के क्लास में आपको भी इस तरीके से लिखा है और बताया भी है और अच्छे से समझाया भी है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको इस तरह देना है कि जब वस्तु का लेन देन बिना मुद्रा के प्रयोग से यानी कि बिना पैसे से जो है आपस में ही हो जाता है, तो ऐसी अवस्था को जो है वस्तु विनिमय कहा जाता है, यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान। जैसे आप लोग ऐसे दूसरे भाषा में दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे से की जाए, तो ऐसी अवस्था को जो है हम लोग वस्तु विनिमय कह सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से भी आप लोग आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या कारण है कि कुछ बैंक कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए जो है मना कर देती है, तो उसका क्या कारण है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखिए इसका आंसर इस प्रकार देना है कि इसके निम्नलिखित कारण इस प्रकार है। तो पहला कारण देना है कि कुछ कर्जदार बैंक को अपनी आय का प्रमाण देने में असमर्थ रहते हैं। दूसरा कारण देना है कि कुछ लोग अपनी नौकरी के विषय में बैंकों को ब्यौरा उपलब्ध नहीं करा सकते। तीसरा कारण देना है कि कुछ लोग कर्ज के बदले में भूमि, पशु संपत्ति आदि के रूप में ऋण आधार उपलब्ध नहीं करा सकते। ठीक है, उसके बाद चौथा जो कारण है आपको इस प्रकार देना है कि कुछ लोग गारंटी देने वाले दो लोगों को नहीं ला सकते जो कर्ज ना देने पर उनका कर्ज चुकाने की गारंटी दे सके। तो ऐसी स्थिति में जो है कुछ बैंक जो है कर्जदारों को कर्ज देने से मना करती है। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नज़र रखता है, यह जरूरी क्यों है। तो इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की आर्थिक गतिविधियों पर निम्न तरीके से जो है नज़र रखता है। तो आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको दर्शाया है, इसी प्रकार से आपको भी आपके एग्जाम में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको पहला कारण आपको बताना है कि हर बैंक अपने पास जो है जमा पूंजी की एक न्यूनतम राशि रखता है। रिजर्व बैंक इस बात का ध्यान रखता है कि प्रत्येक बैंक जो है न्यूनतम राशि अपने पास रखती है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट देना है कि रिजर्व बैंक इस बात पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ कमाने वाली इकाइयों या व्यापारियों को ही ऋण नहीं दे रही। तो इस तरह से जो है आप लोगों को यहाँ पे आंसर लिख लेना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इस प्रकार देना है कि रिजर्व बैंक विभिन्न बैंकों से यह भी नियंत्रण जानकारी प्राप्त करता रहता है कि वे किन किन को कर्ज दे रहे हैं और यह किस ब्याज दर पर है। तो इस तरीके से जो है बैंक जो है निम्न यानी कि छोटे मोटे जो बैंकों पर जो है नज़र रखती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरीके से मध्यस्थता प्रदान करती है, यानी कि बैंक और ज़रूरतमंद लोगों के बीच जो है किस तरीके से जो है मदद करती है, किस तरीके से बीच में जो है संबंध को दर्शाती है, ये आपको आंसर में बताना है। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग बैंकों में पैसे को जमा करते हैं और बैंक उन्हीं पैसों को ज़रूरतमंद लोगों को कर्ज के रूप में देते हैं। कर्ज लेने वाले लोगों को बैंकों द्वारा जो है, जरा ध्यान दीजिएगा, आगे इस प्रकार लिख देना है कि कर्ज लेने वाले लोगों को बैंकों द्वारा ब्याज के रूप में कुछ धनराशि देते हैं जो बैंक के पास जमा रहती है, उससे वे अपना काम चलाते हैं। बैंक की मदद से सब वर्गों का कल्याण हो जाता है, साथ ही बैंकों का भी होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है या कैसे होती है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से जहां वस्तुएं
मुद्रा के प्रयोग के बिना सीधे आदान प्रदान की जाती है, वहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग या दोहरा संयोग एक आवश्यक शर्तें होती है। विनिमय के एक माध्यम से दूसरे से मुद्रा अवस्थाओं के दौरान यानी कि यहाँ पे दौरान नहीं होगा, दोहरे संयोग की आवश्यकताओं और वस्तु विनिमय के प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करता है। इस प्रकार आगे लिख देना है कि इस प्रकार मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आती है। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है कि उदारीकरण से आप क्या समझते हैं, यानी उदारीकरण से आपका क्या तात्पर्य है। तो चलिए इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूं कि देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार लिख देना है कि सरकार द्वारा अवरोधक अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहा जाता है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सोशल साइंस का सब्जेक्टिव का VBI क्वेश्चन का ये लास्टवा क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, पूछा गया है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको इस प्रकार देना है कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि घरेलू बाजार को विश्व बाजार के साथ व्यापार पूंजी तकनीक एवं सेवाओं के मुक्त प्रवाह के साथ जोड़ना। इसका घनिष्ठ संबंध उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों के साथ साथ होता है। इसी संबंध को जो है वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं उन सभी को आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, क्योंकि इसमें से जो है एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में बाहर नहीं जाने वाला है। इसी से जो है आपकी बोर्ड की परीक्षा में जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को अच्छे से रिवीजन कर लेना है, अच्छे से याद करके अच्छे से जो है तैयारी करके बोर्ड की परीक्षा में शामिल होना है। और दोस्तों लिखित एग्जाम में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि आप अपने लिखावट पर जो है कंट्रोल रखेंगे, हड़बड़ा कर नहीं लिखना है, साफ सुथरा आप लोगों को लिखेंगे। क्योंकि दोस्तों अगर साफ सुथरा नहीं लिखते हैं तो आपकी जो शिक्षक है वो आपकी नंबर में कटौती कर लेगी, यानी कि नंबर आप लोगों का कट जाएगा। इसलिए दोस्तों साफ सुथरा लिखने की कोशिश करेंगे और अच्छे से ढंग से जो है प्रस्तुति देंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।